नेक्स्ट अंग है हमारा कोशिका की संरचना में आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद है अगला अंग लाइसोसोम। एक चीज़ याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होता है। क्वेश्चन कई बार यहाँ से ही बनता है, निम्न में से दोहरी झिल्ली युक्त अंग हैं। दोहरी झिल्ली में एक तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है लवक। और एकल झिल्ली की अपन बात करें तो एकल झिल्ली में आता है लाइसोसोम, अंतःप्रतंबी जालिका, गोल्जी कॉय। और एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से झिल्ली विहीन अंग कौन सा है, जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो आंसर होगा राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम। दोहरी झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त और ये है झिल्ली विहीन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लाइसोसोम की अपन बात करें तो लाइसोसोम की जो खोज की थी वे डी डूबे ने की थी। किसने की थी? डी डूबे ने की थी। लाइसोसोम जो होता है वो एकल झिल्ली युक्त गोलाकार अंग होता है। क्या होता है? एकल झिल्ली युक्त गोलाकार अंग होता है। इसका कार्य क्या होता है? इससे निकलते हैं जल अपघटनीय एंजाइम, जैसे सल्फेटेज, फास्फेटेज, राइबोन्यूक्लिएज आदि जो एंजाइम हैं, इन एंजाइमों की सहायता से ये क्या कार्य करते हैं? भोजन का पाचन करते हैं। ये लाइसोसोम है, एकल झिल्ली युक्त होता है, गोलाकार है। इससे निकलते हैं जल अपघटनीय एंजाइम। ये कोशिका है, ये भोजन पड़ा हुआ है, इस पर ये अपघटनीय एंजाइम अटैक करेंगे। और पाचन का मतलब क्या होता है? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। ये जैसे एंजाइम इस भोजन पर अटैक करेंगे तो जटिल अणु किस में टूट जाएगा? सरल अणु में टूट जाएगा। और जटिल अणुओं को सरल अणु में तोड़ने का कार्य ये कौन करता है? जल अपघटनीय एंजाइम करते हैं। लेकिन जब कोशिका को भोजन नहीं मिल पाता है तो ये एंजाइम कोशिका का ही अपघटन कर देते हैं, जिससे कोशिका टूट जाती है या अपघटित हो जाती है। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली या पाचक थैली या कोशिका का एटम बॉम्ब कहा जाता है। कोशिका का एटम बॉम्ब, कोशिका की पाचक थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। तो ये क्या काम करता है? ये गलाने का काम करता है। जैसे एक क्वेश्चन है, थोड़ा स्टैंडर्ड का है क्वेश्चन,
कि जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो वहाँ पर जो झिल्ली को गलाने का काम करता है, वो झिल्ली का काम वैसे तो एक्रोसोम करता है, अंडाणु की झिल्ली को भेदने का काम एक्रोसोम करता है, जिसका निर्माण गोल्जी काय से होता है, लेकिन वहाँ पर भी ये सहायता प्रदान करते हैं। और एक चीज़ याद रखना, हमारी जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएँ, इन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि लाइसोसोम होगा तो आरबीसी क्या हो सकती है, फट सकती है, हमारी लाल रक्त कणिकाएं फट सकती है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। तो याद रखना, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसको भोजन पाचन करते हैं ये, इसलिए ये इन एंजाइमों की सहायता से करते हैं। और जब कोशिका को भोजन नहीं मिल पाता है तो ये एंजाइम कोशिका का ही अपघटन कर देते हैं, जिससे कोशिका टूट जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली, पाचक थैली या कोशिका का एटम बॉम्ब किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहते हैं। तो एटम बॉम्ब की तरह जब अपन भूखे रह जाते हैं, जैसे कई बार अपन भूखे रह जाते हैं, भूख लगते हैं, बोलते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो पेट में चूहे कूदने का मतलब ही ये है कि लाइसोसोम तो अपना काम करेगा, वो तो जल अपघटनीय एंजाइम निकालेगा और वो भोजन को तोड़ेंगे। लेकिन जब भोजन नहीं मिलेगा तो भोजन की अनुपस्थिति में क्या होता है कि ये एंजाइम हमारी कोशिकाओं को तोड़ते हैं, जिससे जो कि हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक है। इसलिए भूखा रहना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक है। हमारे शरीर में प्रतिदिन लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं और बनती रहती हैं, क्योंकि अपन बहुकोश के जीव हैं, हमारा केंद्रक सुविकसित होता है। लेकिन हमें भूखा नहीं रहना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए, जिससे हमारा लाइसोसोम प्रॉपर काम कर सके। यदि भोजन नहीं मिलेगा तो वही एंजाइम हमारी कोशिकाओं को तोड़ेंगे, इसलिए इसको कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। भोजन की अनुपस्थिति में ये लाइसोसोम फट जाता है और फटने के कारण उस सारी सेल्स डैमेज हो जाती हैं, इसलिए इसको कोशिका क्या कहा जाता है, एटम बॉम्ब कहा जाता है। एक छोटा सा अंग है स्फीरिसोम्स। स्फीरिसोम्स की जो खोज की थी वो पर्नर ने की थी। किसने की थी, पर्नर ने की थी। और ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है, केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। ये एकल झिल्ली युक्त गोलाकार अंग है, ये सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है इसमें, एकल झिल्ली युक्त होता है, गोलाकार अंग होता है ये। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है, इससे एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है फास्फेटेज स्टरेज। क्या नाम है बोलिए, फास्फेटेज स्टरेज। इस फास्फेटेज स्टरेज नामक एंजाइम की सहायता से पेड़ पौधों में यह वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। तो ये एक अंग है, ये स्फीरिसोम्स, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। खोज की पर्नर ने की थी, याद रखना। प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। कई विद्यार्थियों को ये होता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो याद रखना, यदि आपको मैटर अच्छे से याद है तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए अपन आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया, स्फीरिसोम्स की खोज किसने की थी, पर्नर ने। निम्न में से एकल झिल्ली युक्त गोलाकार अंग होता है स्फीरिसोम। स्फीरिसोम से कौन सा एंजाइम निकलता है, फास्फेटेज स्टरेज। या क्वेश्चन आ गया कि स्फीरिसोम्स का कार्य क्या होता है, वसा का निर्माण करता है। तो सभी क्वेश्चन पूछे आपसे जा सकते हैं ये। तो ये है स्फीरिसोम्स, जो कि खोज किसने की थी, पर्नर ने। केवल पादप कोशिका में होता है, एकल झिल्ली युक्त होता है। कार्य क्या है इसका, फास्फेटेज स्टरेज नामक एंजाइम की सहायता से क्या काम करता है, ये वसा का निर्माण करता है। इसी कड़ी में अपन आगे अपन ने अभी तक पढ़ा है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अपन ने पढ़ा था लाइसोसोम, और ये है स्फीरिसोम। अगला जो है उसका नाम है रसधानी, या इसको कह सकते हैं अपन रिक्तिका। रसधानी की जो खोज की थी वो ल्यूवेन हॉक ने की थी। वैसे इसका खोजकर्ता बहुत कम जगह लिखा मिलता है। ये क्या है, एक कोश की जीवों में पाई जाती है, और जो पहले से पाई जाती है उसका खोजकर्ता आधुनिक रूप से नहीं आया है। और ये जो रसधानी है, इसमें दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है
कि जंतु व पादप दोनों में उपस्थित होती है, जंतुओं में पाई जाती है और पादपों में भी पाई जाती है। अंतर क्या है इसमें? पादप कोशिका में इसका जो आकार है वो जंतु कोशिका की तुलना में बड़ा होता है। इसलिए मैंने बताया था केंद्रक पादप कोशिका में परिधि पर होता है और जंतु कोशिका में मध्य में होता है। अब इसकी अपन बात करते हैं क्या काम करती है ये जंतु कोशिका में तो क्या काम करती है? जंतु कोशिका में जल संतुलन का काम करती है, पानी का बैलेंस बनाए रखती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि उल्टी व दस्त के समय हमारे शरीर में कोशिका का कौन सा अंग प्रभावित होता है? उल्टी दस्त में क्या होता है दोस्तों? शरीर में पानी कम हो जाती है और पानी कमी को पूरा कौन करता है? पानी कमी का बैलेंस कौन बनाए रखता है? जंतु कोशिका में रसधानी। और पादप कोशिका में क्या कार्य है? ये पादप कोशिका को यह स्फीति प्रदान करती है। स्फीति का मतलब होता है फुलाव, विकास, डेवलपमेंट। टहनी पहले बिल्कुल बहुत पतली सी होती है, धीरे धीरे टहनी में विकास होता है, टहनी बड़ी हो जाती है, तने का रूप धारण कर लेती है, फिर और टहनियाँ मोटी हो जाती हैं। तो जो स्फीति प्रदान करने का काम है वो किसके माध्यम से होता है? रसधानी के माध्यम से होता है। ये तो हो गई बहुकोश के जीवों की बात। बहुकोश के जंतु आते हैं और पादप आते हैं। अब बात करते हैं एक कोश के जीवों में क्या काम करती है। ये एक कोश के जीवों में ही पाई जाती है। क्वेश्चन बनता है यहीं से कि इनमें से एक कोश के जीवों में पाए जाने वाला अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी, लवक। तो आंसर क्या होगा? रसधानी होगा। तो एक कोश के जीवों में क्या काम करती है? ये शरीर में उपस्थित हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर उत्सर्जन का कार्य करती है। क्या काम करती है? एक कोश के जीवों में शरीर में उपस्थित हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम कौन करती है? रसधानी या रिक्तिका करती है। जैसे आपने सुना होगा अमीबा। अमीबा एक कोश की जीव है। अमीबा में जो उत्सर्जन क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है? उसका नाम है संकुचनशील रसधानी। क्या नाम है बोलिए? संकुचनशील रसधानी। तो अमीबा में उत्सर्जन क्रिया किसके माध्यम से होती है? संकुचनशील रसधानी के माध्यम से होती है। तो अपन बात कर रहे हैं रसधानी रिक्तिका की। ये एक अंग है। रसधानी या रिक्तिका इस प्रकार से गोलाकार अंग है और इसके जो चारों ओर झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। और इस टोनोप्लास्ट के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको कहा जाता है कोशिका रस। क्या कहा जाता है? कोशिका रस। जंतु एवं पादप दोनों में उपस्थित होती है। पादप कोशिका में इसका आकार जंतु कोशिका की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। पिछली बार रीट में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। कहीं पर भी आ सकता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं है रीट में आया तो रीट में आएगा, पुलिस में भी आ सकता है, पटवारी में भी आ सकता है। जंतु कोशिका में क्या काम करती है? जल संतुलन का कार्य करती है। और पादप कोशिका को यह है स्फीति, टर्बिडिटी, फैलाव, विकास, डेवलपमेंट प्रदान करती है। एक कोश के जीवों में क्या काम करती है? ये तो दोनों हो गए बहुकोश के। और एक कोश के जीवों में यह है शरीर में उपस्थित हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। अमीबा जैसे एक कोश के जीव है, इसमें उत्सर्जन क्रिया किसके माध्यम से होती है? संकुचनशील रसधानी के माध्यम से होती है। तो ये अपना अगला जो अंग है कोशिका का वो कौन सा है? रसधानी या रिक्तिका। कोशिका की संरचना में आगे बढ़ते हैं अपन। अगला जो अंग है उसका नाम है गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय।
गोल्जी काय की जो खोज की थी वो की थी कैमिलियो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी ने की थी। गोल्जी काय जो होता है वो जंतु कोशिका में भी होता है तथा पादप कोशिका में भी होता है। जंतु में पाया जाता है और पादपों में भी पाया जाता है। काम क्या करता है ये? गोल्जी काय का जो मुख्य कार्य है, कई बार क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य है, एक शब्द याद रखना है, स्त्रवण करना, पदार्थों का स्त्रवण करना। इसलिए गोल्जी काय को स्रावी अंग कहते हैं। तो गोल्जी काय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बनता है निम्न में से स्रावी अंग है। जैसे क्वेश्चन बन गया निम्न में से स्रावी अंग है, ऑप्शन आ गया गोल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? गोल्जी काय होगा। क्या होगा? गोल्जी काय होगा। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कई बार विद्यार्थियों की समस्या होती है साहब क्वेश्चन कैसे आएगा, ये समस्या बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में केवल 3 चीज पूछाती, क्यों, कैसे, क्या, इन्हीं पर संबंधित क्वेश्चन आता है। हर लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन बन गया खोज किसने की, दूसरा पूछ लिया निम्न में से जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में पाए जाने वाला अंग कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन बन गया श्रवण करना किसका काम है या स्त्रावी अंग किसको कहते हैं। तो इस चीज़ की निश्चिंत रहें, इस चीज़ के लिए क्वेश्चन कैसे आएगा। यदि आपको मटेरियल याद है, टॉपिक अच्छे से लर्न किया हुआ है, तो आपको आंसर देने में तकलीफ नहीं होगी। यदि आपने एक चीज़ को 4 बार 5 बार एग्जाम तक रिवाइज कर दिया है तो उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो इस चीज़ की निश्चिंत होकर करें, निश्चिंत होकर याद करें, तैयारी करें कि क्वेश्चन कैसे। आपका काम है पढ़ना, अभ्यास करना। जितना अभ्यास करोगे उतना ही बेहतर है। अभ्यास करने से वो चीज़ें हमारे धीरे धीरे दिमाग में बैठती जाती है और एग्जाम समय में हमें याद आ जाती हैं। एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ याद नहीं होती। कई विद्यार्थी सोचते हैं साहब ऐसे नाम है, नाम कहाँ तक याद करेंगे। तो कुछ तो करना पड़ेगा। गोल्जी का है कैमिलियो गोल्जी, तो गोल्जी संबंधित कैमिलियो गोल्जी, उसको बार बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 8 बार पढ़ो, धीरे धीरे वो चीज़ हमें क्या हो जाती है, याद हो जाती है। तो बार बार रिपीट करने से, अभ्यास करने से चीज़ें हमारे दिमाग में स्थिर हो जाती हैं। तो आपको बार बार पढ़ना है। एक भूलना मनुष्य की प्रवृत्ति है, हर आदमी भूलता है। एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ याद नहीं होती है। एक बार पढ़ने से यदि एक बार चीज़ याद हो जाती है तो 24 घंटे में अपन रामायण खत्म कर देते हैं। वो तो अपन को याद होती नहीं है, वो इसीलिए याद नहीं होती, अपन उसको एक बार पढ़ते हैं। लेकिन अपन हनुमान चालीसा कई बार पढ़ चुके हैं, एक ही को 50 बार, 100 बार, कोई 1000 बार पढ़ चुका है, तो वो हमें क्या हो गई, याद हो चुकी है। जबकि उसके कोई सुर ताल, कोई टॉपिक नहीं है, फिर भी हमें याद है, वो एक एक वर्ड सेम याद है। तो इसीलिए क्योंकि हमने उसका क्या किया है, अभ्यास किया है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हनुमान जी का नाम लेकर अभ्यास करते हो हनुमान चालीसा, उसी प्रकार से हनुमान जी का नाम लेके इनको भी याद करते चलो, अपने आप ही याद हो जाएगी। मुख्य कार्य है पदार्थों का स्त्रवण करना। स्त्रवण का मतलब है स्राव। जैसे जहाँ जहाँ पर हमारी बॉडी में पदार्थों का सीक्रेशन होता है, जैसे आमाशय से आमाशय रस निकलते हैं, आमाशय से जठर रस निकलते हैं, श्वेत ग्रंथियों से पसीना निकलता है, कहीं से एंजाइम निकलते हैं, कहीं से हार्मोन्स निकलते हैं। तो जहाँ जहाँ पर हमारी बॉडी में पदार्थ सीक्रेट होते हैं, वहाँ उन सीक्रेट करने का काम कौन सहायता प्रदान करता है, गोल्जी काय करता है। इसलिए गोल्जी काय को क्या कहते हैं, स्रावी अंग कहा जाता है, सीक्रेटरी ऑर्गन या स्रावी अंग कहा जाता है। अगला अपन बात करते हैं और क्या काम करता है ये गोल्जी काय। दूसरा काम करता है ये लाइसोसोम के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। क्या काम करता है, लाइसोसोम के निर्माण में सहायता प्रदान करने का कार्य कौन करता है, गोल्जी काय करता है। यानी लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, गोल्जी काय से ही होता है। तीसरा काम करता है ये भी इंपॉर्टेंट है, कोशिका
विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करता है, सेल प्लेट। और सेल प्लेट क्या होती है? जहां पर कोशिका का विभाजन होता है। विभाजन होगा तो 1 से 2 कोशिका बनेंगी, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, ऊतक बनेंगे, ऊतकों का समूह बनेगा, ऊतकों से अंग बनेंगे, और अंग मिलकर के इसलिए अंग बनाते हैं, इसलिए इसे संपूर्ण अंगों की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपूर्ण अंगों की जननी कहा जाता है। संपूर्ण अंगों की जननी कहते हैं। कोशिका प्लेट का निर्माण होने के बाद संपूर्ण अंग बनते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संपूर्ण अंगों की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन को कहा जाता है संपूर्ण अंगों की जननी, गोल्जी काय कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि संपूर्ण अंगों की जननी किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? गोल्जी काय होगा। और क्या काम करता है ये? शुक्राणु में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण करता है। शुक्राणु की जो संरचना होती है उसके 3 भाग होते हैं शुक्राणु में। एक तो शीर्ष भाग होता है, एक मध्य भाग होता है, एक पुष्ठ भाग होता है। तो शीर्ष भाग जो होता है ना, उसको एक्रोसोम कहते हैं। और ये जैसे ये अंडाणु है तो ये एक्रोसोम इस अंडाणु की झिल्ली को भेदने का काम करता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, और जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो एक्रोसोम ही उस अंडाणु की झिल्ली को भेदने का कार्य करता है। जैसे इसमें प्रवेश करेगा, इसी को अपन निषेचन क्रिया कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। युग्मनज बन जाता है, फिर भ्रूण बनता है, भ्रूण से बच्चे का विकास हो जाता है। तो ये एक्रोसोम का जो निर्माण करता है, ये एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय करता है। और ये एक्रोसोम क्या काम करता है? ये अंडाणु की झिल्ली को भेदने का कार्य करता है या निषेचन में सहायता प्रदान करता है। तो क्वेश्चन बनता है कि निषेचन में एक्रोसोम सहायता प्रदान करता है। इस एक्रोसोम का निर्माण कोशिका के कौन से अंग से होता है? तो आंसर क्या होगा? गोल्जी काय होगा। तो पहला काम तो स्त्रवन करना, लाइसोम के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाता है, संपूर्ण अंगों की जननी कहते हैं, और शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण करता है जो कि अंडाणु की झिल्ली को भेदने का कार्य करता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर, ये जो गोल्जी काय होता है वो इस प्रकार से तस्तरी नुमा संरचना के रूप में होता है, इस प्रकार से। और ये जो गोल गोल जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं पुटिकाएं। क्या कहा जाता है? पुटिकाएं। और ये क्या काम करता है? पुटिकाओं में अपशिष्ट पदार्थों को भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, इसलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर या यातायात प्रबंधक भी किसको कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। तो अगला जो पॉइंट है इसमें वो अपन को याद रखना है कि यह पुटिकाओं में भरकर अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, इसलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ट्रैफिक मैनेजर, टीएम किसको कहते हैं? गोल्जी काय को कहते हैं। एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। संपूर्ण अंगों की जननी किसको कहते हैं? गोल्जी काय को। और स्त्रावी अंग किसको कहते हैं? गोल्जी काय को। तो अपन ने जैसे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़े, तो सबका अलग अलग याद रखना है। रिपीट करवा रहा हूँ मैं आपको एक बार। कोशिका का अर्ध स्वायत्तशासी अंग पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का श्वसन स्थल पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्तिगृह पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का नियंत्रण केंद्र पूछे तो केंद्रक, कोशिका का मैनेजर पूछे तो केंद्रक। इसके अलावा कोशिका का स्रावी अंग पूछे तो गोल्जी काय, कोशिका का जननी पूछे अंगों की तो गोल्जी काय, कोशिका का यातायात प्रबंधक पूछे तो भी आंसर क्या होगा? गोल्जी काय होगा।
तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, आपके लेवल से ऊंचा लेवल लेके चल रहे हैं अपन। एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। क्या पता अपन जब युद्ध में जाएं और हथियार अपने लेवल का लेके जाएं, सामने वाला यदि भारी हथियार ले आता है तो अपने कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए अपन को ये तैयारी करके चलना है कि सामने वाला यदि बंदूक लाएगा तो हम भी बंदूक पहले से लेके चलें, जिससे उसका सामना कर सकें। तो अपन एक्स्ट्रा चीज़ भी इसमें पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लेवल से हो सकता है थोड़ा ऊपर हो, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जाती है अपनी 80% मान के चलो। आप 80%, आप 85% की तैयारी करोगे जब आपकी 80 बन पाएगी। आप 90% की सोच के चलो, जब आपकी तैयारी के माध्यम से ही सिलेक्शन होगा। बाकी अपन सोच के चलें कि पिछली बार 74 गई थी तो अपन 74 बना लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिनों दिन कट ऑफ बढ़ती जा रही है, क्वेश्चन का स्तर बढ़ता जा रहा है। किसी भी क्वेश्चन के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन क्यों आया, इसका लेवल अलग। लेवल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं वर्तमान में। कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जा सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, पिछली बार रीट लेवल 1 का पेपर लेवल 2 से ज़्यादा टफ था। चाहे वो साइकोलॉजी को ले लो, साइंस को ले लो, मैथ्स को ले लो, ये तीनों सब्जेक्ट लेवल 2 के स्टैंडर्ड से ज़्यादा टफ थे। क्योंकि लेवल 1 को क्या होता है, सरकार भी बच्चों की नींव मानती है कि यदि लेवल 1 के जो विद्यार्थी हैं वही बच्चों की नींव बनाएंगे, वही बच्चों का परिवेश के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम, सभी के माध्यम से सर्वांगीण विकास करेंगे। तो उनको नींव मान करके ही पेपर बनाया जाता है। तो इतना ही डिटेल पूछी जाती है। कोई बात नहीं, एक लाइन कम आ जाएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि मैंने आपको नहीं बताया और वो लाइन फिर आ गई एग्जाम के अंदर, आपने नहीं पढ़ा कहीं से, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उससे। और सिलेक्शन जब रुकना होता है तो आधे नंबर से रुक जाता है, तब हमें आधे नंबर की कीमत पता चलती है। इसलिए अपन को एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करना है। रीट एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम 80% सिलेबस कवर कर लें। एसएससी जैसे को एग्जाम के पर अपन फिर भी कर सकते हैं, चलो अपन ने 80% सिलेबस कवर कर लिया, क्योंकि उसकी कट ऑफ जाती है 50%। यहाँ तो कट ऑफ ही 80, 85, 78, 75 तक जाती है। तो कहीं ना कहीं अपन को पूरा 95 to 100% कोर्स आपको कवर करना ही पड़ेगा। एक भी टॉपिक को अपन छोड़ नहीं सकते। उसी के माध्यम से अपन को तैयारी करनी है, तभी जाके अपन को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा।